हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आप लेवल 2 यानी एसएसटी का जो कलाम के द्वारा लिया गया माइनर टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है, जो आपका 1 दिसंबर 2024 को लिया गया था। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम 150 क्वेश्चन को ही देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, इसमें से इससे पहले हमने 3 तो माइनर टेस्ट प्लस 1 मेजर टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लें, तो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सभी माइनर टेस्ट और जो मेजर टेस्ट है हम सभी को करेंगे, तो निश्चित तौर से आप देखते चले, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो देख लीजिएगा 4 नंबर मॉडल पेपर नंबर यानी कह सकते हैं माइनर टेस्ट नंबर में क्या पूछा है, तो देखते चलिएगा। ठीक है, सीडीपी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम 1 से लेकर 150 तक करेंगे, तो उसमें सभी चीज़ें आती रहेंगी जो चीज़ें इंक्लूड है इस माइनर टेस्ट नंबर 4 में। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, मूल्यांकन की ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ये परिभाषा किससे संबंधित है? तो ये सिंपल सी परिभाषा थी, डांडिका से संबंधित थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उद्देश्यों के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। देखिएगा, पहला, ये व्यवहार के सभी बच्चों का विकास करता है, ये बात तो सही है। यानी जो चिंतन प्रक्रिया है उस पर बल देता है, रटने पर बल को कम करता है, तो ये भी बात सही है। शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, ये वाली गलत है। कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड केंद्रित होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड बोल सकते हैं, या बच्चे केंद्रित होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 सही है, क्योंकि हमें सत्य कथन बताने थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाने जाए नहीं, पर सर्वप्रथम व्यापक बल किसने दिया था? तो वो दिया था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो सेकंड नंबर की थी। आप इन्हें मिलान कीजिएगा। संकलनात्मक परीक्षण का मतलब होता है योगात्मक, इंग्लिश में कहते हैं इसे सुमेरेटिव टेस्टिंग, तो ये वर्ष के अंत में किया जाता है, तो ये 3 से मिल जाएगा। निदानात्मक मतलब कमजोरियों को जाना जाता है या रीजन जाने जाते हैं, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, तो ये हो जाएगा आपके 4 से संबंधित। उपचारात्मक का मतलब निदानात्मक होने के बाद उपचार होता है, तो निश्चित तौर से इसमें योजना बनाई जाती है कि बच्चे को कौन कौन सी योजना के थ्रू उस समस्या का दूर किया जा सकता है, तो ये इससे मिल जाएगा। बाकी रचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, तो ये इससे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखना 3 4 1, तो इसी प्रकार मिला है क्या? 3 नंबर 1 से और 3 नंबर 2 से सही है। 34 12, तो 34 12 किसमें? ऑप्शन नंबर 2 में। अधिगम के प्रतिफल की विशेषताओं में शामिल है, यानी लर्निंग आउटकम के बारे में बताना है, कौन सी विशेषता इसमें से सही है। ये कच्चा भार विषयवार होता है, ये बात सही है। ये इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या की अपेक्षा दी गई है जिन्हें एक समय अंतराल में प्राप्त किया जा सकता है, ये बात सही है। ये उत्पाद प्रदान होता है, ये वाला गलत हो जाएगा, तो हमें सत्य पूछे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सीबीएसई में उच्च प्राथमिक स्तर सीसी कब लागू किया गया था? यानी सीबीएसई के द्वारा अपर प्राइमरी में सीसी कब लागू किया गया था? 2006-7 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी में के शैक्षिक क्षेत्रों में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो ये सभी हो जाएंगी, जीवन कौशल हो, चाहे कार्य शिक्षा हो, या दृश्य एवं प्रदर्शन हो, या अभिवृत्ति का मूल्य, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही। यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे, तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसे हम विश्वसनीयता ही कहेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी के व्यवहारिक पक्ष के ज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इसमें से शामिल नहीं है, कौन नहीं होगा चीज़? अगर ओवरऑल सभी को देखें तो हम कहेंगे अभिवृत्ति परीक्षण होगा ना, ये शामिल नहीं होगा ज्ञानात्मक, यानी जो व्यवहारिक पक्ष के ज्ञानात्मक क्षेत्र होगा ना, यानी टोटली बात ये कॉग्निटिव डोमेन होता है, उसमें कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं आती, तो वो सिंपल सा अभिवृत्ति नहीं आएगी। ये एटीट्यूड तो अलग चीज़ होती है, किसी चीज़ के बारे में आप सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उससे संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीक की विशेषता नहीं है इसमें से? तो वो हो जाएगी मितव्ययता। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। तो ये कह रहा है कौन सा है सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य नहीं है? अगर सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, और इसमें से 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण को विषय तक ही सीमित रखकर विद्यार्थी का विकास करना, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। देखिएगा, पढ़ के देख लेते हैं। बालक सीखने व निरंतर प्रगति स्तर जांचने के लिए जो भी मानदंडानुसार क्रियान्वयन करना, बाकी है विद्यार्थी की उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावक को साझा करना, और विषय की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना है। तो ये और ये तो सही थे, गलत हो जाएगा 3 नंबर। इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रकार के प्रश्नों में शामिल नहीं है? तो देखिएगा, प्रत्यय होते हैं, एक प्रत्यय स्मरण वाले होते हैं,
तो देखिएगा इन्हें इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एक बात देख लीजिएगा, देखो इधर देख रही होगी, रिकॉग्निशन कह रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें शामिल नहीं है, यही तो पूछा है ना। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा रिक्त स्थान वाले है ना, ये नहीं आएंगे, बाकी मिलान वाले आ जाएंगे, सादृश्य अनुभव वाले आ जाएंगे और एकांतर वाले आ जाएंगे। जो रिक्त स्थान वाले हैं वो इसमें नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे, प्रत्यय स्मरण वाले में आएंगे, जिसे रिकॉल वाले बोलते हैं ना, यानी ये रिकॉल में आएगा, ऐसे ध्यान रखो, प्रत्यय स्मरण बोल सकते हैं। और ये है रिकॉग्निशन वाले, ये तीनों ही ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा निदानात्मक परीक्षण की विशेषता है इसमें से, इसमें कूट तो नहीं दे रखे, एक बार कूट देख लें। देखो ये कूट दे रखे, कन्फ्यूजन हो जाता है कूट को देख के, क्योंकि आंसर ऊपर लगा देते हैं और कन्फ्यूजन नीचे होता है। देखिएगा कि इसमें अधिगम में आने वाली कठिनाई के कारण का पता लगाया जाता है, ये बात तो सही है, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट इसी के लिए होता है। यह एक संख्यात्मक परीक्षण है, न कि गुणात्मक। ये वाला कहीं ना कहीं गलत है, बाकी यह उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है, सही है। पहले यही होगा निदानात्मक, उसके बाद ही उपचार होता है, तो आधार तो माना ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे देख लीजिए कौन सा, 1 और 3, 1 और 3 है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिएगा कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे छात्रों में भाषा के प्रति अरुचि उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रश्न पत्र निर्माण में कुछ चरण दे रखे हैं, तो इन्हें आपको चरणों को सही क्रम में बताइएगा। तो आप देख लीजिएगा, पहले आएगा आपका उद्देश्यों का अंकबार, फिर आएगा आपका ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका प्रश्न निर्माण, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा अंक तालिका तैयार करना। ये कितने पे 4 स्टेप हो जाएंगे, फिर 5वां मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध कौन होगा, तो इसमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इनमें से निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। अगर सभी को देखें तो हम ये कहेंगे जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे ना और उसका गुण नहीं है वो पूछा है, ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध परीक्षण नहीं होंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं ना अधिक विश्वसनीय एवं वैध परीक्षण है, तो ये वाला गलत है। ये तो कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता से संबंधित होते हैं, ना कि आपके निबंधता से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर और 4 सही हो जाएगा। हमारे जो गलत ही पूछा था, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो हम ये कहेंगे और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर के, विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। तो ये तो आपके रीट 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, तो ये करेगी आपकी समस्या के कारण की सही पहचान करने में। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से प्रभावीकृत मूल्यांकन तकनीक कौन सी है। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे एक तो आपकी बुद्धि परीक्षण हो जाएगी, एक व्यक्तित्व, बाकी एनेक्डोटल है, ये प्रभावीकृत में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता होती है, तो हम ये कहेंगे शुद्धता की बात कर रहा है, किस गुण के कारण, तो ये हो जाएगी आपकी वैधता के कारण। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होती है, तो हम ये कहेंगे ये सभी प्रकार के बालकों के लिए हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन जिस दृष्टिकोण का प्रयोग करता है वो कौन सा होगा, वो रचनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 के निम्नलिखित में से शिक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु सही क्रम बताइएगा, यानी कौन से स्टेप पहले होंगे फिर बाद में, इस प्रकार आपको सजाना है। तो आप देखिएगा, शिक्षण कराएंगे, फिर उपलब्धि परीक्षण करेंगे, फिर निदानात्मक, फिर उपचारात्मक शिक्षण, तो इस प्रकार इसका क्रम नंबर 1 सही हो जाएगा। यदि कोई मूल्यांकन पद्धति किसी निर्दिष्ट निष्पादन मानक के संदर्भ में छात्र के प्रदर्शन का आकलन करती है, तो मूल्यांकन की कौन सी पद्धति इस प्रकार के नाम से जानी जाएगी, इसे कहेंगे मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखना, CRE, ठीक है, CRE। एक होती है CR, एक और होता है गैर संदर्भित, चलो आएगा तब बता दूँगा, ये दे ही देखा है शायद नीचे, गैर संदर्भित मानक है ना, यही हो जाएगा NRE। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ये विशेषता है ये एक की है। इसमें से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तनों के मापन हेतु नहीं होती है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें होगी नियत ये दत्तकारी, असाइनमेंट है तो अलग चीज़ है, ठीक है, यानी गुणात्मक परिवर्तनों के मापन में ये उपयोगी नहीं है, बाकी प्रश्नावली परिसूची अवलोकन ये हो सकते हैं। CC में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है,
अगर देखें हम यानी सीसी में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो हमें अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अधिगम में वृद्धि करना ये आपके सीसी में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। बाकी डर में कमी यानी डर में कमी करना, परानुभूति में वृद्धि करना और आपकी कह सकते हैं क्रोध को में कमी करना, ये सभी संबंधित होंगे, ना कि आपका 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि अंकन प्रक्रिया समय लेने वाली होती है, ये वाला स्टेटमेंट है ना गलत हो जाएगा। किसके बारे में? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के वाली। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही हो जाएंगे। कैसे? इसमें उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट होते हैं, ये बात सही है। अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग परीक्षण संभव है। तो इस प्रकार ये 3 सही थे, गलत हो जाएगा 4 नंबर। मूल्यांकन में शामिल होता है तो मापन और मूल्य निर्धारण, ये क्या कहा गया, और ये अमापन नॉन मेजरमेंट, ये सभी चीज़ें बोलेंगी। इस प्रकार हम कहेंगे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यालय स्तर पर शिक्षा व्यवसाय में जुड़े लोगों द्वारा रोजमर्रा की समस्या या किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो रोजमर्रा यानी क्रियात्मक अनुसंधान, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते चलिएगा। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 31 होगा कि निम्न में से कौन सा चरण है वो क्रियात्मक अनुसंधान या शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? कौन सा चरण होगा जो क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो आप अगर देखें ध्यान से तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। परिकल्पनाओं के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 32, यदि 6 से अधिक उम्र का कोई बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं आ पाता है, उसे शिक्षा के लिए फिल इन द ब्लैंक्स उचित कक्षा में प्रवेश दिलाएंगे, तो हमें ये कहेंगे उसकी उम्र के आधार पर दिलाएंगे। सही है ना? बिल्कुल सही है, उम्र के आधार पर दिलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए जो असंगत हैं, जैसे जयपुर, पटना, लखनऊ और अजमेर। तो ये कह रहा था वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का है, ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए जो असंगत है। तो एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अगर इसमें से देखें तो हम ये कहेंगे ये कहीं ना कहीं वर्गीकरण वाला प्रश्न हो जाएगा। समझ रहे ना? यानी हम ऐसे कह सकते हैं ये 3 तो संबंधित है क्योंकि ये राजधानियाँ हैं, ये असंगत हो जाएगा, तो हमें ये कहेंगे वर्गीकरण वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ऐसी फाइल जिसमें विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को नमूना कार्य पत्रक के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग फाइल होती है, तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं आपका पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जब रसोइया सूप चखता है तब यह फिल इन द ब्लैंक्स, जब अतिथि सूप चखता है तो क्या होगा? तब यह है, यानी देखिएगा जब रसोइया खुद चेक करे तब तो हम इसे कहेंगे रचनात्मक, और जब कोई अतिथि चेक करेगा तो फिर योगात्मक में चला जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को ही, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सीखने के प्रतिफल की विशेषता क्या होगी? तो आप देखें तो ये सभी हो जाएंगे। यह एक अल्पकालिक प्रक्रिया होती है, यह सरल प्रक्रिया होती है, यह एक प्रकार की जांच बिंदु होती है। तो इस प्रकार ये तीनों कथन ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक ने क्या तथा कितना सीखा है, तो उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा सुपर ने दी है। नेक्स्ट देखिएगा परीक्षण के स्वरूप निर्माण किया जाता है, तो हम कहेंगे परीक्षण के स्वरूप के रूप में निर्माण किया जाता है, तो इसे कूट के दे रखे हैं, ये देख लो कन्फ्यूजन होता है, फिर कूट है दे रखे हैं। देखिएगा इसमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे, मैं एक बार कूट को दिखा दूँ। देखिएगा इसमें से देखिएगा अगर देखें तो अगर दिखाई दे रहा हो तो आपको, पहला था उद्देश्य की दृष्टि से अंकवाद देना, ये परीक्षण के स्वरूप के निर्माण की बात कर रहा है, तो सही बात है। विषय वस्तु की दृष्टि से अंकवाद देना, ये भी बात सही है। प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंकवाद देना, ये भी बात सही। छात्रों की रुचि के अनुसार अंक देना, ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 1 2 3 किस में दे रखे हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है किसके लिए? तो हम ये कहेंगे सभी के लिए आवश्यक है, चाहे तो वो अधिगम में जो भी कठिनाई आ रही है उनका पता लगाना हो, या अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए हो, या शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए हो। तो
तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों को किस सत्र में शामिल किया गया था? ये 2017-18 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने होती हैं? तो ये करीबन हो जाएंगे आपके 1000, क्योंकि जो L2 लेवल 2 यानी 6 to 8 होता है उसमें 1000 कार्य घंटे होते हैं। अगर 1 to 5 होता है यहीं पर तो उसके लिए फिर 800 घंटे होते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। RT एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, यानी 1 से 8 अभी तक कहाँ दे रखा है? पहला ही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसे एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है क्लास 1 to 8। तभी तो हम कहते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं, तो इन्हीं को तो दे देंगे। ठीक है, और प्राइमरी बोले तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, एलिमेंट्री का मतलब होता है 1 to 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, RT एक्ट अधिनियम 2009 के कि किस धारा में प्रावधान किया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र कि कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? ये कौन सी नंबर धारा में कहा गया है? ये धारा नंबर 18 में कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए लगाया जा सकता है? तो देखिएगा, एक तो आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, चुनाव में लगा सकते हैं, तो इन दोनों में ही लगा सकते हैं। तो 2 और 3 हमें पूछा क्या किस में लगा सकते हैं, तो 1 नंबर भी लगा सकते हैं। समझे कि ना, यानी इन दोनों में ही लगा सकते हैं और किसी में नहीं लगा सकते। एक और आता है, आपदा राहत कार्य में लगा दिया, चुनाव में लगा दिया, और एक जनगणना में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो हम ये कहेंगे उसे ये सभी दायित्व पूरे करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। RT एक्ट 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। देखिएगा, 14 से 18 वर्ष, ये कह रहा है 14 से 18, और जबकि हम पढ़ते हैं RT एक्ट कितने हैं, 6 से 14 वर्ष, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी विद्यालय के प्रबंधन समिति का कह सकते हैं प्रबंधन समिति का प्रावधान करना हो, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना हो, या अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाने होंगे। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर E गलत है, बाकी सभी सही थे। RT एक्ट 2009 के अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के लिए विद्यार्थी और अध्यापक का कह सकते हैं विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात कितना होगा? देखिएगा, अगर हम 1 to 5 की बात करते हैं ना, तो उसमें एक टीचर और 30 स्टूडेंट हो जाएंगे, और अगर अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो एक टीचर और 35 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, पर वो संख्या बढ़ने पर फिर अलग सिस्टम होता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली यही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्या को समाधान करने, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। ये डेफिनेशन किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगी स्टीफन एम कोरे। नेक्स्ट देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे, देखिएगा पढ़ के देख लेते हैं। क्रियात्मक शोध नियम बनाने में सहायता करता है, तो ये वाला तो गलत है, ऐसे नियम बनाए ही नहीं जाते इसमें। और देखिएगा, ये सैद्धांतिक समस्या समाधान करने में सहायक है, ये भी गलत हो जाएगा। त्वरित चिंतन समस्या के ऊपर केंद्रित होता है, ये वाला सही है। तो हमें पूछा क्या है, संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता व रूढ़िवादियों के वातावरण को बढ़ाने में सहायक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? हम तो ये कहेंगे कि ये न्यायादर्श का चयन उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, या होता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, इसमें पूछा है कि जो NCF 2005 के ढांचे मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा नहीं है? अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे परीक्षा को अधिक कठोर बनाना और कक्षा की गतिविधि जोड़ना। कठोर नहीं बनाना है, इन्हें फ्लेक्सिबल बनाना है या सरल बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। NCF 2005 बल देता है,
तो करके सीखने पड़ेगा। जो भारत में शिक्षा की सामाजिक संदर्भ में संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एनसीईआरटी 2005 में निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श नहीं किया गया है। वो किन पर नहीं किया गया है? तो वो किया गया है, नहीं किया गया है ज्ञान की अवधारणा को संकुचित करना ताकि उसमें ज्ञान व अनुभव के नई चीज़ें शामिल ना हो सके, तो यही गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना क्या है? तो हम ये कहेंगे एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना हो जाएगा स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रक्रिया चलती रहती है, ये वाला हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिएगा कि 57 नंबर क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी 2005 है ना, में शांति की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से सूचीबद्ध किया गया है, तो आप बताइएगा कौन सा होगा? तो पहला ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है 58। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को फिल इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा में शिक्षित करना होता है, तो हम कहेंगे पूरा समय। एनसीईआरटी 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से सुधार सुझाए गए हैं, वो कौन सा होगा? तो ये सभी सुझाए गए हैं, यानी हम ये कहेंगे ये सभी सुझाए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखो ये वाला गलत हो जाएगा। ग्रेड प्रणाली की जगह अंक प्रणाली प्रदान करना, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी खुली पुस्तक परीक्षा और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फिर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब क्या किया जाए? अब मैं ही पढ़ के बता देता हूँ, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, देखते चलिएगा। इसमें पूछा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य की समय अवधि कितनी है? ये आपकी रीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें जो मतलब कितने घंटे का गृह कार्य देना चाहिए या समय अवधि होनी चाहिए, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी कह सकते हैं 1 घंटे की। सही है ना? सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय अच्छी श्रेणी कहा जाता है। देखिए सेंट्रल एक्सेल रेंज कह रहा है यहाँ पे, तो निश्चित तौर से यही हो जाएगा केंद्रीय अच्छी श्रेणी। तो ये किससे संबंधित होती है? ये आपकी बृहद हिमालय से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। हालांकि देखा जाए यहाँ से आगे है, देखो ये यहाँ तक तो हमने देख लिए थे, 60 क्वेश्चन थे आपके एक तरह से साइकोलॉजी से संबंधित या मनोविज्ञान से। यहाँ से आगे है आपके एसएसटी यानी जो सब्जेक्ट है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने बता दिया केंद्रीय कक्षीय श्रेणी है वो बृहद हिमालय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा एक तो तटीय मैदान दे रखे हैं, उनकी स्थिति, तो देखते चलिएगा। इसमें से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए काठियावाड़ तट है, ये गुजरात में, ये तो सही है। कोरोमंडल उड़ीसा में है, ये वाला कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी मालाबार तट है वो कर्नाटक केरल में, ये बात सही है। कोकण तट महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी सही थे। लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा होगा? तो ये संबंधित हो जाएगा मिनिकॉय। नेक्स्ट देखिएगा, अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा कश्मीर हिमालय स्थित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित क्रम पहचानिएगा, यह क्रम बताइएगा। तो देखिएगा पहली हो जाएगी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीपंजल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कश्मीर हिमालय स्थित करेबा प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये करेबा है आपकी जाफरान की खेती के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार होगा काली से तीस्ता नदी के मध्य में। सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए, एक तरफ चौड़ी है, दूसरी तरफ ऊंचाई है, तो मिलान करना है। जैसे किन्नंगा पर्वत है, ये संबंधित हो जाएगा 8186 मीटर से। कामेट है, कामेट हो जाएगा संबंधित आपके 7756 मीटर से। नंदा देवी है, ये संबंधित हो जाएगी 7870 से। कंचनजंगा हो जाएगी 8598, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो भी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक तो आपकी नागा, पटकोई और मिसमी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 69 है, उत्तर का विशाल मैदान के संदर्भ में असत कथन का चुनाव कीजिएगा। तो देखिएगा इसमें से हो जाएगा आपका सत्य कथन बताना है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, तो ये हो जाएगा कि यह भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा,
इसमें पूछा है आपसे कि हिमालय के जो पर्वतीय पदीय क्षेत्र में दलदली मैदान कहलाता है, तो हम उसे कहते हैं तराई। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा का निर्धारण क्रमशः कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो वो करेंगी आपकी, एक तो आपका कार्डम यानी जो कार्डनम है, और एक राजमहल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, ये कहाँ पर? ये संबंधित मिलते हैं आपके जावादी पहाड़ियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिएगा इसमें कूट नहीं दे रखे, ये दे रखे हैं तो सामने ही दे रखे हैं। देखिएगा ये कह रहे हैं कथन नंबर फर्स्ट, चेरापूंजी नगर चट्टानों से ढका स्थल है और वहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। इसका रीजन दे रखा है कि मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। क्या ये सही है? अब ये कहेंगे ई है वो आर सत्य है, आर है वो ई का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर है कि प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न पठारों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेघालय, छोटा नागपुर और दंड कारण्य और दक्कन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग या चैनल कौन सा है? तो वो संबंधित हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। इनमें से असत्य कथन पहचानिएगा। अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीप समूह के उदाहरण। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिए, क्याल पश्च जल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मालाबार तट पर पाए जाते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगर आप देखें, देखो ये तो दे रखे हैं आपके ऑप्शन, ये दे रखे हैं कूट, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो जल तथा स्थल विवरण हो, संबंधित दूरी हो या उच्चावच हो। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि वैशाख माह में असम में चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे पारतौली छीड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाओं की दिशा होती है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। विलिंदा ब्लैंक्स व्रत पर स्थित अंतक उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जैसे ITCZ एक विलिंदा ब्लैंक्स वाला केंद्र है। ये किसका केंद्र है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका विषुवत एवं निम्न वायुदाब का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मानसून विच्छेद की घटना का कारण क्या होगा? तो हम ये कहेंगे इसका हो जाएगा, ये सभी कारण हो जाएंगे। तो आप उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल नीनो की परिस्थितियाँ विकसित होने पर भारत में मानसून की प्रक्रिया विलिंदा ब्लैंक्स होती है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी कमजोर। जेट स्ट्रीम में निम्न में से किसका अंग है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय वायु संचरण का। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और इसमें से जो सत्य कूट है वो आपको चूज करने हैं। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही कूट सही हैं, यानी जो आपकी मानसून वर्षा बड़े पैमाने पर उच्चावचों द्वारा नियंत्रित होती है और तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा की वृष्टि छाया के क्षेत्र पर स्थित है। दक्षिणी मानसून केरल तट पर कब पहुंचता है? ये समथिंग पहुंचता है आपका 1 जून को। भारत में मानसून निवर्तन की अवधि कितनी होती है? तो ये संबंधित हो जाती है आपकी अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीत ऋतु में वर्षा हो करते हैं। ये कहाँ कहाँ पर करते हैं? ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। उत्तरी मैदान पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और गर्म व पीड़ादायक पवनें कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी लो। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग कितना होता है? ये समथिंग हो जाता है आपका 125 सेंटीमीटर। भारत में 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होने वाली वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो वो संबंधित हो जाएंगे आपके, एक तो ये सभी हो जाएंगे, क्या होंगे? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप उप हिमालय से संलग्न जो भी गंगा का उत्तरी मैदान है और जो कचारी या कचार घाटी का जो मणिपुर क्षेत्र है, ये सभी है इसी से संबंधित हो जाएंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा से। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से टुंडा वनस्पति के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें से वो हो जाएंगे मॉस एवं लाइकेन। भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र विस्तृत है वो कितना है? तो समथिंग हो जाएगा ये 6740 पर किलोमीटर क्षेत्र पर। नेक्स्ट देखिएगा,
वन संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में मैक्रो वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो ये देखो, एक तो आपके एक सेकंड लगी कूट में देखनी थी। तो ये सभी हो जाएंगे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप सब, सुंदर डेल्टा और पश्चिम बंगाल और महानदी कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई भाग। तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। रोजवुड, महोगनी, एनी और एवोनी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नीलगिरी, अन्नामलाई और पाननी पहाड़ियाँ पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे सोलास। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो मोस्टली तो ये यही पाए जाएंगे, मानसूनी और पर्णपाती वन। निम्नलिखित में वन्य जीवों की कौन सी प्रजाति केवल भारत में ही पाई जाती है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी घड़ियाल। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? शानदार क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक इसमें से अश्वमेध युग्म चयन करना है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य, एक सिंह वाला गैंडा है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सही है। ठीक है, हमें अश्वमेध बताना था। बाकी अंगुल है, ये आपके दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में सही है। और जो नाली भेड़ है और ये आपकी नीलगिरी में नहीं पाई जाएगी। बाकी लाल पांडा ये हिमालय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें से गलत दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी एवं जैव मंडल नीचे में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से असंगत युग्म चयन कीजिएगा। देखिएगा देखिए, हाथी परियोजना तो 1992 सही है। बाघ संरक्षण 1973 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1952 नहीं है। वन्य प्राणी अधिनियम है, ये 1972 है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। इनमें से कथन पर विचार कीजिएगा। तो सत्य कूट बताने हैं हमें। तो देखिएगा, ये दोनों ही सत्य हो जाएंगे कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक वास स्थल है वो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल संचय जो निश्चय में शामिल है? अच्छा, जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय में शामिल है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएंगे, यानी आपकी मन्नार की खाड़ी हो, पंचमढ़ी हो या ग्रेट निकोबार हो। इनमें से भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपकी कनिंगम। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? अगर ओवरऑल देखें तो इसमें से जो सराय कोला है ये संबंधित नहीं होगी। बाकी जो मीता थल है ये हो जाएगा, रोजदी हो जाएगी, उल्लास हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बृहत स्नानगर साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो ये संबंधित प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे आपके कालीबंगा हनुमानगढ़ से। हड़प्पाई क्षेत्रों से प्राप्त मोहरों के संदर्भ में असत कथन बताइएगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे बालाकोट से प्राप्त मोहरा और नाव के चित्र प्राप्त हुए थे। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्न में से हड़प्पा स्थल से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये संबंधित है सोरतू गई, ये वाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इनमें से सुविलित नहीं है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और उनसे प्राप्त कच्चा माल है। अगर देखें तो जो आपका बालाकोट है ये सोना से संबंधित नहीं है। बाकी नागेश्वर संघ से हो जाएगा, लोथल सेल कड़ी से और गणेश तांबा से। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस जानवर की हड्डी के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे? देखें तो देखिए, बराह की प्राप्ति हुई, गाय की, भैंस की, लेकिन शेर की प्राप्त नहीं हुए थे। नेक्स्ट देखिए, किस सैंधव स्थल से विशाल जो गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए? ये संबंधित हो जाएगा लोथल। डेड ये है ना, डेड बेनल लेन, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? यानी डेड बेनल लेन, ये क्या इंग्लिश में क्या दे रखा है? यही दे रखा है, डेड बेनल लेन। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे साक्ष्य? ये संबंधित हो जाएगा आपके मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका लोथल। कौन सी रचना उत्तर वैदिक काल से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित हो जाएगी ऋग्वेद। इनमें से कौन सी गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? यानी गणतंत्र की संज्ञा किसे नहीं दी जा सकती? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका अवंती। बाकी है नेक्स्ट है कि किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका
कौन सा हो जाएगा इसमें से? धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जो दशराज युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? यानी जो दशराज या दशराग के युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये होगा परोशनी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? अगर आप इनमें से देखें सभी ऑप्शनों को तो वो हो जाएगा ध्यान। वैदिक काल में निम्न में से कौन सी वरिष्ठों का निकाय था? वो संबंधित हो जाएगा आपका सभा। नेक्स्ट देखिएगा कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी तो वो गिरिव्रज थी। जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो वो किस में मिलता है? तो वो आपकी भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उदयन। निम्न में से कौन सा महाजनपद है दक्षिण भारत में स्थित है? ये संबंधित हो जाएगा आपका अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा स्थल से जनपद कालीन बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट है कि महाजनपद कालीन समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ये संबंधित हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट देखिएगा 129 नंबर, वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं शामिल नहीं थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी त्रिशला में। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में 2 ऋषियों तथा एक भिखारी के मध्य की वार्ता का वर्णन मिलता है? ये संबंधित हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद नदी सूक्त में गंगा नदी के का कितनी बार उल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद में कि नदी सूक्त में गंगा नदी का कितनी बार वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है? तो ये मिल जाएगा आपका एक बार। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा देवता है वैदिक कालीन पृथ्वीवासी देवताओं का शामिल नहीं था? उनमें शामिल नहीं था, ये पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका उषा। इनमें से प्राचीन स्थल मत्स्य जनपद से संबंधित नहीं है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका देखो ये विराट नहीं होगा क्योंकि ये तो जयपुर में था। बाकी है देखिएगा, निम्न में से चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो आदि पुरुष विग्रहराज चतुर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सेकंड रुकिएगा, मुझसे कहीं गलती हो गई है। चौहान वंश का आदि पुरुष, तो माफी चाहूँगा, इसमें वासुदेव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, ऐसे मतलब किस ऐतिहासिक ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है? तो हम्मीर महाकाव्य में कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस चौहान शासक ने गर्जन मातंग की उपाधि धारण की थी? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके अजय राज। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सिस्टमेटिक तरीका बताइएगा, कौन पहले रहा फिर उसके बाद इस प्रकार इन्हें कूट के आधार पर लगा दीजिएगा। ये अजमेर के चौहान है, उन्हीं का पूछा है इन्होंने। देखिएगा कि शुरुआत में कौन था इनमें से, अगर देखा जाए तो पहले थे अरुणुराज, इसे ही अजय राज बोल देते हैं। ठीक है, तो अरुणुराज हो गया, फिर उसके बाद आएंगे जगदेव, फिर आएंगे अपरांगीय, फिर आएंगे विग्रहराज चतुर्थ। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सेकंड रुकिएगा, ये विग्रहराज चतुर्थ के बाद आएगा अपरारंगीय। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 1 नंबर पर अरुणुराज चौहान हो गया, 2 नंबर पर जगदेव हो गया, 3 नंबर पर विग्रहराज चतुर्थ हो गया, 4 नंबर पर आएगा अपरांगीय। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ाया गया था? तो तराइन का तो ये तो उनके मध्य लड़ाया गया था, मोहम्मद गौरी ये पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। जो विग्रहराज चतुर्थ है उसके बारे में सत्य कथन बताइएगा। तो आप ओवरऑल देखिएगा, इन्होंने मतलब चौहान शासकों का स्वर्ण काल कहलाया जाता था इनके समय पे, सही बात है। इन्होंने बीसलपुर नगर बसाया था, जो बीसलपुर झील बनवाई थी, जो आपके टोंक में है वो वाली। ठीक है, बीसलपुर। बाकी विग्रहराज चतुर्थ ने हरकिली नाटक की रचना की थी, और विग्रहराज वैष्णव मतावलंबी था। तो इसमें से जो हमें गलत बताना है ये 4 हो जाएगा। ये मतावलंबी है ना वैष्णव, ये वाला गलत हो जाएगा।
बाकी इसने हरकेली नाटक की स्थापना की थी, 20 वर्षों नगर बसाया था और चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 140 नंबर के निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रत्याहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इनमें से सही कूट बताने यानी सत्य। तो देखिएगा ये कहा गए हैं, देखिएगा एक तो नीलकुंड में कहा गया है और एक जो करड़ा है ना इसमें कहा गया, ये दोनों में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा किस प्रत्याहार शासक को रोहिल्लदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये संबंधित हो जाएंगे हरिश्चंद्र। किस प्रत्याहार शासक ने राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो वो नागवट फर्स्ट थे। नेक्स्ट देखिएगा नागवट द्वितीय की जो परम भट्टारकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये जानकारी का अभिलेख किससे मिलता है, यानी किस अभिलेख से मिलता है ये जानकारी। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी भुज कला अभिलेख से। इसमें से बताइए कौन सी ऐसी प्रशस्ति जो प्रत्याहार शासक नागवट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करती है। अगर देखें तो इसमें से ग्वालियर प्रशस्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रत्याहार शासक जो भी मेरू भोज थे निम्न में से किस ग्रंथ की रचना नहीं की थी उन्होंने। अगर इनमें से देखें तो उन्होंने विद्वत्साल जो भी भंजिका है इसकी नहीं की थी, बाकी भोज तत्व और विद्या इनकी की थी। नेक्स्ट देखिएगा जो भी प्रत्याहार शासक वत्सराज रहे थे उनके संदर्भ में कथन पर विचार कीजिएगा और इसमें से सत्य सत्य कथन बताने हैं। देखिएगा वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, ये बात सही है। वत्सराज के कन्नौज के शासक जो इंदिरा युद्ध को पराजित किया, ये भी बात सही है। वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को पराजित किया परंतु गौड़ शासकों से पराजित हुआ, ये वाला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। बाकी इसमें से एक और दो, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राजशेखर किस प्रत्याहार शासक का गुरु था। महेंद्रपाल प्रथम का। नेक्स्ट देखिएगा जो 148 नंबर ओसिया के मंदिरों का निर्माण किस प्रत्याहार शासक के समय हुआ था। ओसिया के मंदिर वत्सराज के समय में निर्माण हुआ था। इसमें से गुर्जर प्रत्याहार शासकों का कालानुक्रमानुसार सही विकल्प चुनिएगा, यानी इनका क्रम बताना है। तो देखिएगा पहले नागवट प्रथम थे, फिर कुकुम थे यानी कुकुस थे, फिर देवराज थे, फिर वत्सराज थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये कह रहा है कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके अर्णोराज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हालांकि देखिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के, कुछ राजस्थान की कह सकते हैं जीके से जो आर्ट एंड कल्चर वहाँ से भी थे, ठीक है। कुछ इंडिया जीके के हिस्ट्री वगैरह से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। और राजस्थान की कुछ ज्योग्राफी से भी थे और साथ ही साथ आपके जो इंडिया की और वर्ल्ड की थी उससे भी संबंधित थे, इंडिया के ज़्यादा थे। तो इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो सिलेबस पे ही क्वेश्चन बना रहे हैं ये। तो आपने ये 150 क्वेश्चन किए, अगर किसी क्वेश्चन के लिए डाउट है तो कमेंट पर बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।